हेलो एवरीवन, माई सेल्फ से काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जहां आज हम पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये एग्जाम में 40 मार्क्स की इसकी कवरेज होती है। एंड अगर ये 40 मार्क्स आप अच्छे से कवर करके आ जाओ तो उस केस में इसकी तो श्योरिटी होती है कि आप पेपर 3 में ईजिली पास हो जाओगे। तो हमने आज जो अपना सेशन रखा है वहाँ हमने ओवरऑल 50+ क्वेश्चंस लिए हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पेपर में ही कहीं ना कहीं कवर किए हुए हैं। ये जो 50 क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया है ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका अटेम्प्ट ड्यू है दिसंबर 2020 में या 2021 के लिए आपका एग्ज़ाम ड्यू हो, हर एक अटेम्प्ट के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस कर लेने से एटलीस्ट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आप एग्ज़ाम में देखना कि आपको कई सारे क्वेश्चन इसी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो चलो फिर हम लोग आज अपना स्टार्ट करते हैं ये सेशन, जहाँ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के हैं उनको डील करने वाले हैं। तो देखो यहाँ हमने लिखा भी है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीए फाउंडेशन, और ये क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी तरफ से यही सजेशन होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इसकी पीडीएफ ना बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस इज। अब देखो अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है n अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 टू xn। मतलब जहाँ तक हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहाँ तक हम मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट कर देते हैं। क्लियर? तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है ज्योमेट्रिक मीन कितने ऑब्जर्वेशन का बेटा, 8 ऑब्जर्वेशन का। तो 8 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16। अब देखो इन सबको अगर हम लोग चाहें तो 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 का पावर हो जाएगा 1, 4 हो जाएगा 2 टू द पावर 2, फिर 2, फिर 8 की अगर बात करें तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 2 का पावर 3, अगेन 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 एंड 16 की बात करें तो 2 का पावर 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। क्लियर? अब देखो अगर बेस सेम होता है ना बेटा, तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो कर दो ऐड करेंगे, हम पूरा लिख करके बता रहे हैं। एग्जाम में तो नो डाउट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली जो हमारा पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, बट स्टिल तुम लोगों को समझ में आए इसके लिए हम यहाँ पे पूरा ये मेंशन कर रहे हैं। तो देखो बेस सेम था तो हमने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब पावर को ऐड करने पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, इसको ऐड करोगे तो 16 आएगा बेटा। तो 8 अंडर रूट 2 टू द पावर 16। क्लियर? अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास आया है वो आया 8 अंडर रूट 2 टू द पावर 16, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 16 इंटू 1/8। क्लियर? तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 दिया हुआ था ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/8। जैसे अगर मान लो वैल्यू दी रहती है अंडर रूट 6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 6 टू द पावर 1/2। वैसे ही हमने यहाँ पे किया 8 था तो यहाँ 1/8 ले लिया। तो इसको अगर हम लोग अल्टीमेटली लिखे तो 2 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई 1/8, 8 टू ज़ा 16, तो हमारे पास वैल्यू बची 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, D 4। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 10 द अरिथमेटिक मीन विल बी। आप देखो अगर मीन की बात करें बेटा, या जर्नली तुम लोग किसी की भी बात करो, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी की बात करो, चाहे डिस्पर्शन की बात करो, कोरिलेशन की बात करो या रिग्रेशन की बात करो, सब की प्रॉपर्टीज बहुत रेलेवेंट है। बट यहाँ पे क्योंकि मीन पूछा है तो मीन की हम आपको प्रॉपर्टीज बता देते हैं। ओवरऑल 5 प्रॉपर्टी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम समेशन करें एक्स का, मतलब डेविएशन निकालें किससे, मीन से अगर हम डेविएशन निकालें हर ऑब्जर्वेशन का और उसका सम कर दें तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है कि लेट्स से हमारे पास जो वैल्यू दी है वो है x1 x2 x3 टू xn, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और इसका मीन निकला है
ये। अब अगर मान लो हर एक ऑब्जर्वेशन में हम 5 ऐड कर दें, हर एक ऑब्जर्वेशन में हम 5 ऐड कर दें, तो हमें न्यू मीन अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। न्यू मीन सिंपली क्या हो जाएगा कि ओल्ड मीन में भी हम 5 वैल्यू ऐड कर देंगे। तो सिंपली हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को आप किसी पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज करते हो तो आप अपने ओल्ड मीन को भी उतने नंबर से इंक्रीज कर देना। अगर डिक्रीज करते हो तो ओल्ड मीन को डिक्रीज कर देना। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ओल्ड मीन को मल्टीप्लाई कर देना। और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हो एक पर्टिकुलर नंबर से तो ओल्ड मीन को भी आप डिवाइड कर देना उस पर्टिकुलर नंबर से। क्लियर? यही तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4 और 5 थी। क्लियर? तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो बोला इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 10। नो डाउट अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 10 से बढ़ा रहे हो तो जो अरिथमेटिक मीन है, नया अरिथमेटिक मीन, वो भी क्या होगा, 10 से बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इंक्रीज्ड बाय 10। Next, the two regression lines are given by this and this. The coefficient of correlation between r and x is. अब देखो r का जो फॉर्मूला था वो था अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यही था ना। मतलब अगर कोरिलेशन के कोएफिशिएंट की बात करें तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है। अब देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आप कैसे निकालोगे। हमारे पास जो पहला इक्वेशन दिया है बेटा वो ये दिया है ना, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0.87x प्लस 6.2। अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिग्रेशन की तो रिग्रेशन में हम लोगों को कभी भी ओरिजिन से मतलब नहीं होता है। अच्छा एक चीज़ देखो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, तो a हमारे लिए क्या है, ओरिजिन है, और b क्या है, स्लोप है। तो आपने हर की प्रॉपर्टी में देखा होगा कहीं ओरिजिन से अफेक्ट होता है, कहीं ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, कहीं स्लोप से अफेक्ट होता है, कहीं स्लोप से अफेक्ट नहीं होता। रिग्रेशन में याद रखना कि वैल्यू कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ किससे अफेक्ट होती है, स्केल से अफेक्ट होती है। क्लियर? तो अब इस केस में देखो हमने ओरिजिन को तो कट कर दिया, ये हमारे पास बच गया सिर्फ स्केल, सिर्फ इससे मतलब है। और ये x डिपेंडेंट है ऑन y, तो ये वैल्यू कौन सी है बेटा, बी एक्स वाई है। तो बी एक्स वाई सीधे सीधे कितनी आ जाएगी, 0.45, और यहाँ से देखो ये बी वाई एक्स आ गई कितनी, 0.87। क्लियर? तो जब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई तो हम सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे 0.47 मल्टीप्लाई 0.87, और इसको सॉल्व करते ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.6257, दैट इज सी। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी रिग्रेशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, वो ये थी कि अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स की बात करें एंड आर की बात करें तो इनका हमेशा सेम साइन होगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, तीसरा भी पॉजिटिव होगा, और अगर एक नेगेटिव है तो बाकी दोनों भी नेगेटिव होंगे। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। नेक्स्ट, if probability of A is 0.8, probability of B is 0.7 and probability of A into B is 0.6, then the probability of at least one of the events A and B will occur is। अब देखो सिंपली हमसे क्या पूछ रहे हैं, A यूनियन B है ना। हमारे पास probability of A दिया है, probability of B भी दिया है, एंड probability of A into B भी दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.6, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 0.9, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 0.9। क्लियर? नेक्स्ट, द मीन ऑफ 10 नंबर इज m, इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर द मीन बिकम्स 12.5, द टोटल ऑफ ओरिजिनल नंबर इज। अगेन देखो यहाँ पे मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो सिंपली हमसे स्टार्टिंग में क्या पूछा है वो देखो। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है द मीन ऑफ 10 नंबर इज m, इसका मतलब जो मीन का फॉर्मूला है वो ये होता है, मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। तो मीन हमारे पास दिया है m, समीशन x नहीं दिया है बेटा, और n कितना दिया है, 10। ये तो क्लियर है। अब कह रहा है अगर हम हर नंबर में 5 ऐड करें तो हमारा नया मीन कितना हो जाएगा, 12.5। तो न्यू मीन अगर हमारे पास लेट से 12.5 है तो इसका मतलब इसमें जब हमने 5 ऐड किया होगा तो हमारे पास 12.5 आया है। तो अगर 5 माइनस करोगे तो ओल्ड मीन आएगा,
अभी हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी बताई थी एक क्वेश्चन में कि जो ओल्ड मीन है, अगर हर ऑब्जर्वेशन में कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं तो ओल्ड मीन में भी उतना ही नंबर ऐड करके न्यू मीन निकाल लेते। क्लियर? तो क्वेश्चन में अगर न्यू मीन दिया है बेटा तो उतना ऑब्जर्वेशन हटा दो तो ओल्ड मीन आ जाएगा। ओल्ड मीन मतलब 7.5 और यहाँ पे ओल्ड मीन किससे रिप्रेजेंट करा है? एम से। तो एम कितना हो गया? 7.5। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में बोला है द टोटल ऑफ ओरिजिनल नंबर इज, अगर एम 7.5 है, समेशन एक्स हमसे पूछा है क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर, तो सिंपली हम लोग क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाइड 10 और 75। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी, 75। सीधे सीधे हमने प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन किया है। क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर टू आइडेंटिकल urns. First urn contained 2 red and 3 white balls and second urn contained 4 red and 6 white balls. An urn is chosen at random and a ball is randomly drawn from it. If the ball is red, find the probability that it is chosen from the first urn. सिंपली हम लोग बेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बेस थ्योरम में अगर हम लोग अर्न की बात करें तो हमारे पास दो अर्न है, अर्न 1, अर्न 2। तो पहले अर्न की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? हाफ, और दूसरे प्रोबेबिलिटी की अर्न कितनी हो गई? हाफ। ये तो क्लियर है क्योंकि दो ही अर्न है। इसके अलावा देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास रेड बॉल भी है, वाइट बॉल भी है, बट हमने फर्स्ट अर्न में से ही चूज किया पहली चीज और बॉल कौन सी आई? रेड आई। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम अर्न 1 कितनी हो जाएगी? 2 रेड बॉल है बेटा, ओवरऑल कितना है? 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम अर्न 2 कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 10। इसमें हमें नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब सीधे एज पर बेस थ्योरम हम क्या करें? अप्लाई कर दें। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 में से रेड पूछा है ना, इफ द बॉल इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज चूजन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, कि फर्स्ट अर्न से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सिंपली जो इसका फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डिवाइडेड बाय अर्न 1, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि फर्स्ट अर्न में से इसको चूज करना है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डिवाइडेड बाय अर्न 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम अर्न 2। क्लियर? तो देखो सबकी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। सीधे सीधे आपको वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड 2/5 होल डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाइड 2/5 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 4/10। यही था बेटा। बस आप लोग इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 2 कट गया, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 5 और ऊपर भी ये 2 कट गया, तो हमारे पास बचा न्यूमरेटर में 1/5, डिनोमिनेटर में 1/5 प्लस 1/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5 होल डिवाइडेड बाय 2/5। 5 कट गया, आंसर हो जाएगा डी 1/2। क्लियर? नेक्स्ट, द वेरियंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 0, देन विच इज ट्रू। आप देखो क्या कह रहा है कि कुछ एन ऑब्जर्वेशन है जिसका वेरियंस हमने निकाला और उसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ले लेना। कह रहा है ऑल ऑब्जर्वेशन आर अनइक्वल, ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल, 50 ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर नेगेटिव, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव। अब देखो 0 आने का रीज़न पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो अब हम लोग क्या लेंगे कि सारे ऑब्जर्वेशंस अनइक्वल और इक्वल। चलो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से जो हमारा पहला ऑप्शन दिया था कि सारे ऑब्जर्वेशंस क्या है? अनइक्वल हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स दिया है वो दिया है 1, 2, 3। क्लियर? अब देखो अगर वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं पता तो होपफुली स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना बेटा, इसका स्क्वायर करते ही वेरिएंस आ जाएगा। तो चलो एक्स स्क्वायर निकाल लो, 1, 4, 9। इसका टोटल करने पे 6 आ रहा है, इसका टोटल करने पे 14 आ रहा है। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो समेशन एक्स स्क्वायर कितना है बेटा? 14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस समेशन एक्स का टोटल कितना है? 6/3 का होल स्क्वायर, है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 14/3 और ये हो जाएगा 2, तो 2 2 ज़ा 4। अब देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें 3 का। इतना करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम लोग का कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये सीधे कितना हो जाएगा? √2/3
और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.816। क्या ये करेक्ट होगा? नहीं। ऑल ऑब्जर्वेशंस आर अनइक्वल होगा तो क्या हमारा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.816 आ रहा है बेटा, तो वेरिएंस नो डाउट 0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा था कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हों तो क्या उस केस में वेरिएंस हमारा 0 आएगा? चेक कर लेते हैं। 4 4 4, इसका टोटल कितना हो गया बेटा 6, और इसका टोटल कितना हो गया 12। हम अब सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 माइनस 4। अब देखो ये √0 है तो ये कितना आ जाएगा 0, तो नो डाउट हमारा वेरिएंस भी कितना आएगा 0। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल की जब सारा ऑब्जर्वेशन इक्वल लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो हमारा वेरिएंस कितना आएगा बेटा 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। देखो इन सबसे क्या हो रहा है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी हम तुम लोग को क्लियर कर दे रहे हैं और फॉर्मूलेज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर 1 and 0.75। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, हमसे क्या पूछा है बेटा? आर पूछा है। दिया क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब bxy और byx का अरिथमेटिक मीन दिया है और हार्मोनिक मीन दिया है। देख लेते हैं। देखो अरिथमेटिक मीन मतलब bxy प्लस byx डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 है ना। और हम क्या कह सकते हैं कि bxy प्लस byx इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया बेटा अरिथमेटिक मीन से। अब देखो हार्मोनिक मीन दिया हुआ है कि इन दोनों का हार्मोनिक मीन कितना है 0.75। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई bxy प्लस 1 डिवाइडेड बाई byx। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा bxy मल्टीप्लाई byx आएगा बेटा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे byx और यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे bxy। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा तो इसको न्यूमरेटर में ले जाने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 bxy byx होल डिवाइडेड बाय byx प्लस bxy। और हार्मोनिक मीन कितना दिया हुआ था 0.75 दिया था। अब देखो इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली है कितनी 2। क्लियर? अब हम इसको पूरा रब करके फिर से लिख रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई bxy इंटू byx डिवाइडेड बाय bxy प्लस byx इज इक्वल टू 0.75 और इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.75। 2 कट गया तो bxy इंटू byx कितना आ गया बेटा 0.75 आया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था r निकालने बोला था, तो r मतलब कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज इक्वल टू √bxy इंटू byx यही होता है और हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है 0.75। तो बस अंडर रूट कर दो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.8660। हमारे पास ये ऑप्शन में दिया है 0.866 दैट इज सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट 100 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री अर्न ₹50,000 डेली विद वेरिएंस ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन एज 100। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेजेस। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएंस दिया है बेटा कितना 100, तो अगर वेरिएंस दिया है 100 तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 100 का अंडर रूट और 10। और यहाँ पे देखो लिखा है कि 100 वर्कर्स हैं और वो डेली बेसिस पे कितना अर्न करें 50,000, तो मीन भी तो निकाल सकते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास मीन कितना आ गया 500। बस वैल्यूज़ पुट कर दो 10 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए 2%। नेक्स्ट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 138 इज। अगेन मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखो किससे मीन से समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। अब पूछो मॉड डी क्या होता है। मॉड मतलब आप साइन को इग्नोर करते हो और सारी साइंस क्या लोगे प्लस। ठीक है, तो डी मतलब क्या हो गया डेविएशन। एक्स कितना दिया है 138 दिया है। आप पहले इसका मीन निकाल लो। मीन कितना आएगा बेटा मीन आएगा 4। तो डेविएशन मतलब क्या होता है एक्स माइनस मीन होता है। तो पहले हम लोग डेविएशन निकाल लेते हैं 1 - 4 -3 -1 4
और क्या हमें डी चाहिए? नहीं, हमें मॉड डी, दैट इज जहाँ पे हमें साइन को इग्नोर करना है। तो इसका मतलब अगर ये -3 है तो इसको क्या लेंगे? 3, -1 है तो 1 और ये 4, इसका टोटल कितना है? 8। ये हो गया हमारा समेशन ऑफ मॉड डी इज 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3। इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2.67, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट, for two positive number x1 plus x2 is equal to 40 and x1 x2 375, the range is, रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना। अब देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें तो नो डाउट इसमें से एक लार्जेस्ट है और एक स्मॉलेस्ट है, बट हमें x1 और x2 की वैल्यू चाहिए, तभी हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? रेंज। देखो जो हमारे पास पहला इक्वेशन है वो है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 40 और दूसरा जो इक्वेशन था वो था x1 मल्टीप्लाई x2 इज इक्वल टू 375। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग चाहें तो x1 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय x2 रख सकते हैं बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 40। क्लियर? अब देखो 375 एलसीएम ले रहे हैं x2 का, तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 x2 हो गया। अब इसको इक्वेशन में सेट किया तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस 40 x2, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, तो स्प्लिट करने पे सिंपली तुम लोग को पता होगा कि करना क्या होता है कि 375 का एलसीएम निकालो और एलसीएम निकाल करके ऐसी वैल्यूज़ लो कि उसको ऐड करने पे 40 आए और मल्टीप्लाई करने पे 375 आए। तो एलसीएम तुम लोग खुद निकाल लेना। मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई x2 का स्क्वायर माइनस 40x2 प्लस 375, ये आया था। अब जब हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 40 की जगह हम लोग 25 और 15 ले सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करने पे 40 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 375। तो माइनस 25x स्क्वायर माइनस 15x2 है, ये भी x2 है, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x2 कॉमन लिया तो x2 माइनस 25 और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लिया तो x2 माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x2 माइनस 15 x2 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x2 हमारा क्या आ गया बेटा? आइदर 15 और 25। क्लियर? अब देखो अगर x2 तुम लोग 15 लेते हो, 15 और 25 है ना, तो x1 कितना आएगा? अगर x2 15 है तो x1 25 आएगा और x2 25 है तो x1 कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 25 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 15। और हमसे क्वेश्चन में रेंज पूछा था, तो रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू ले लो 25 और स्मॉलेस्ट कितनी हो गई? 15। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10, दैट इज सी। क्लियर? नेक्स्ट, let x1 is less than x2 is less than x3 is less than x4 is less than x5 if x1 minus x2 is -3, x2 minus x3 दिया है -4, x3 minus x4 दिया है -2, x4 minus x5 दिया है -5, the range of observation is। अब देखो अगर हम लोग बात करें बेटा रेंज की, तो हम सबको पता है रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और इस इक्वेशन के बेसिस पे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? x5 और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? x1, क्योंकि x1 छोटा है सबसे और x5 सबसे बड़ा है। क्लियर? तो हमें दो वैल्यू चाहिए, एक x5 की और एक x1 की। तो चलो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास पहले दिया है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे देखो ये दिया है x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ x2 और x2 कॉमन है, यहाँ हम लिखते हैं प्लस x2 और यहाँ लिखते हैं माइनस x3 इज इक्वल टू -4। यही चीज़ हमने लिखा है बेटा, और कुछ नहीं है। लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, बच जाएगी वैल्यू क्या? x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -7। अब वैसे ये वाला इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, बट x3 को हम लोग यहाँ x3 के नीचे लिखेंगे और माइनस x4 इज इक्वल टू कितना है? -2। तो ये कट गया बेटा, x1 माइनस x4 इज इक्वल टू -9 हुआ। अब लास्ट इक्वेशन जो दिया है उसको इससे कंपेयर कर लो, x1 माइनस x4 इज इक्वल टू -9 है, x4 पहले यहाँ पे लिख दो x4 के नीचे और माइनस x5 इज इक्वल टू -5। तो ये वैल्यू जो बची है कट जाएगा, x1 माइनस x5 इज इक्वल टू -14। तो क्या -14 हमारा आंसर होगा? नहीं, हमें क्या चाहिए था बेटा? x5
-x1 चाहिए था। देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x1 माइनस x5 इज इक्वल टू -14 और हमें चाहिए क्या, x5 माइनस x1 चाहिए। तो यहाँ हम लोग माइनस और यहाँ हम लोग माइनस, मतलब बोथ साइड माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो -x1 माइनस माइनस प्लस x5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14 और हम लोग कह सकते हैं कि x5 माइनस x1 इज इक्वल टू 14 कि रेंज हमारा क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A 14। क्लियर है। नेक्स्ट, फर्स्ट 8 इवन नंबर्स ईच अकरिंग ट्वाइस हैज़ अरिथमेटिक मीन। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 इवन नंबर्स ले लो पहले। इवन नंबर मतलब क्या, जो 2 से डिडक्ट हो सके, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये आ गया हमारा 8 इवन नंबर्स। और सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 2। सब कितनी बार आकर करा है, ट्वाइस। तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहे हैं, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, इसका टोटल कर लेना और एफ एक्स निकाल के उसका टोटल कर लेना। इसको सॉल्व करने पे जो तुम लोग की वैल्यू आएगी वो आएगी A9। क्लियर। नेक्स्ट, गिवन correlation coefficient 0.8. What is correlation coefficient? R. Regression coefficient of y on x is 0.8. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, by(x) एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y को कैसे करेंगे बेटा, x एंड y नहीं है, x ऑन y है, तो bxy हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट by(x) इंटू bxy। ठीक, r कितना दिया है 0.8, अंडर रूट by(x) कितना दिया है 0.8 इंटू bxy हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ये हमारे पास कह रहा है 0.8, r की वैल्यू दी है, अंडर रूट bxy की वैल्यू नहीं दी है और by(x) की वैल्यू दी है 0.8। तो अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.64 इज इक्वल टू bxy इंटू 0.8 और bxy इज इक्वल टू 0.64 डिवाइडेड बाय 0.8। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.8। इसका मतलब bxy की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 0.8। और क्योंकि byx पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो bxy भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D 0.8। नेक्स्ट, फाइंड द वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस। अब देखो हम लोग को पता है कि वेरिएंस मतलब क्या, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। बेसिकली ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है और हमारे पास क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज़ ही दी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके उसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक, अब देखो सिंपली हम बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तुम लोग को खुद ही करना है कि अगर हमारे पास ये इंडिविजुअल सीरीज़ दी है तो दिया है 10 10 10 11 11 11 14 14 14 14। ठीक, तो सिंपली तुम लोग को क्या करना है, इसका एक्स स्क्वायर निकाल लेना, इसका टोटल और इसका टोटल निकालना। जहाँ पे जब तुम लोग देखोगे तो समेशन एक्स तुम लोगों का आएगा 119 और समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1447। क्लियर। बस अब फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना, 1447 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3 6 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अंडर रूट 3.09। बस, तो फर्दर इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 1.7578। क्लियर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है, तो आप इसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा B 3.09। सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। बट स्टिल अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, तो हम आपको ये सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट, इफ़ bxy एंड by(x) आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट देन विच इज़ आर ट्रू। देखो हमें पता है कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो प्रॉपर्टी है इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि इन तीनों का सेम साइन होना चाहिए। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि तीनों का सेम साइन होना चाहिए। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर bxy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो by(x) हमेशा 1 से कम होगा। क्लियर। इसका मतलब bxy 1 से कम हो और by(x) 1 से कम हो चलेगा, बट अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो दूसरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। क्लियर। आर की अगर बात करें
तो आर की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूसिव ऑफ बोथ लिमिट। ठीक, तो देखो हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, बट ऑब्वियस ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब आर की वैल्यू जैसा कि हमने बताया कि वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर सकती है, तो नो डाउट वो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, बट क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है? नहीं। और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? आर ही तो आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 2 ओनली। नेक्स्ट, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगेन देखो मीन डेविएशन पूछा है और मीन डेविएशन के लिए हमने ऑलरेडी पहले ही फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब देखो अगर मीन डेविएशन की बात करें फ्रॉम मीन, तो फॉर्मूला क्या था? समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो देखो इसको ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, ये इंडिविजुअल सीरीज़ तुम्हारे पास दी हुई है, इसको कहीं से भी कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तुम लोग क्या लोगे, हम इसको सॉल्व करके ही बता देते हैं। कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। हमारे पास जो x दिया है वो ये दिया हुआ है, दैट इज 5 6 5 6 6 5, अगेन 5 6 5 6 5 6। ठीक, हमें क्या निकालना है? d, दैट इज x माइनस मीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका मीन निकाल लें बेटा। मीन जब हम लोग इसका निकालेंगे तो सिंपली करना क्या है? 5 + 6 + 5 + 6 + 6 + 5 + 5 + 6 + 5 + 6 + 5 + 6। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। हमारा जो मीन आएगा ना बेटा वो आएगा 5.5। ठीक, अब हम लोग डी डेविएशन निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजिली डेविएशन निकल जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे पास x कितना दिया है? x दिया है 5 6 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6। तो d हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस मीन। मीन कितना है? 5.5। ठीक, और उसके अलावा हम यहाँ सीधे मॉड डी ले रहे हैं। जब मॉड डी लोगे तो क्या माइनस साइन से कोई मतलब होगा? नहीं। तो 5 - 5.5 0.5 हर बार तुम लोग देखोगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। ठीक, बस ये था कि माइनस और प्लस साइन का रेलेवेंस था जो कि हमने यहाँ पे हटा दिया। तो ओवरऑल इसका टोटल कितना आ जाएगा? 6। मॉड डी कितना आएगा बेटा? 6। और फॉर्मूला क्या है? मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 12, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन में आंसर क्या दिया है? 0.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 0.5। क्लियर है? नेक्स्ट, if the relationship between x and y is 3y is equal to 10 plus 2x, the range of x is 30. What is the range of y? अब देखो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अगर हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमेशा याद रखना कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स तो होता है, बट ओरिजिन से मतलब नहीं होता। डिस्पर्जन में क्या क्या आता है ये भी देख लो। एक आता है रेंज, एक आता है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इन चारों ही केसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। सिर्फ किससे होता है बेटा? स्केल से, और स्केल में भी साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बचती है? y इज इक्वल टू मॉड बी एक्स। क्लियर? तो अगर रेंज का पूछता तो रेंज y इज इक्वल टू मॉड बी, रेंज x कर देते। अगर क्वार्टाइल डेविएशन पूछता तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी, क्वार्टाइल डेविएशन x कर देते। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड बी, स्टैंडर्ड डेविएशन x करते। एंड मीन डेविएशन पूछता तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी, मीन डेविएशन x कर देते। क्लियर? तो देखो हमारे पास यहाँ रेंज पूछा है तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड बी, रेंज ऑफ x। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है? 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x और y इज इक्वल टू 10/3 प्लस 2/3x। इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये ओरिजिन है। और b क्या दिया हुआ है? स्केल क्या दिया है? 2/3। तो अब देखो इस पर वैल्यू पुट कर दो, सीधे सीधे हो जाएगा रेंज y इज इक्वल टू मॉड 2/3 मल्टीप्लाई रेंज x जो कि दिया है 30। मॉड की वैल्यू खुलेगी तो भी 2/3 रहेगा इंटू 30, 10 और 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20। क्लियर है? यहाँ पे हम तुम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी की भी प्रॉपर्टी बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ आती है, एक आता है मीन, एक आता है मीडियन और एक आता है मोड।
तो देखो मीन की तो हम सारी प्रॉपर्टी बता दिए, बट स्टिल इनकी एक सबसे रेलेवेंट प्रॉपर्टी है कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये जो इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन, ये ओरिजिन है, ये स्केल है, और मीन मीडियन मोड में ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है। तो जब भी हम लोगों को अगर मान लो इसका मीन और इसका मीन निकालना है, इसका मीन मान लो दिया है, इसका मीन निकालना है, तो ओरिजिन भी रेलेवेंट होगा और स्केल भी रेलेवेंट होगा। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन रेलेवेंट होगा। वैसे अगर हम लोग बात करें रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन में भी अभी हमने क्लियर किया कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो a से, दैट इज ओरिजिन से कोई मतलब नहीं होता। बट अगर को रिलेशन की बात करेंगे ना बेटा, तो को रिलेशन में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, और को रिलेशन में ना a से मतलब होता है ना b से, मतलब ना ओरिजिन से अफेक्ट होगा ना ही स्केल से अफेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 6, 3, 15 एंड 100। ये 100 नहीं है बेटा, ये कट करके 10 कर दो। ठीक, अब देखो हार्मोनिक मीन का अगर मान लो हमारे पास 2 डिजिट है x और y, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय x प्लस 1 बाय y, ये होता है। अब देखो हमारे पास यहाँ 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन में ये कौन सा है, 10 है। तो सिंपली हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 4 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 10। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम निकालना सबको होपफुली आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम वो भी सिखा देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 होल डिवाइडेड बाय 30। 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, प्लस 3 के टेबल में 10 टाइम्स, प्लस 15 के टेबल में 2 टाइम्स, और 10 के टेबल्स में 3 टाइम्स। अब देखो इसको अगर हमने न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 15 17 20, तो होल डिवाइडेड कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 20, 0 0 कट 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, दैट इज सी। क्लियर है? बस ये है कि इसका करेक्शन कर लेना, ये 10 है, 100 नहीं है। नेक्स्ट, 3 balls are drawn from a bag containing 4 red and 2 green balls. What is the probability that exactly 2 of them are red? सिंपली क्या पूछा है कि 2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 2/4, क्योंकि भाई 4 रेड बॉल है और एग्जैक्टली कितनी चाहिए 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, दैट इज सी। क्लियर? नेक्स्ट, 3 perfect coins are tossed together. Find the probability of getting 2 heads and 1 tail. देखो हमने पहले भी बताया था कि हम लोग एग्जाम में सिर्फ 3 ही कॉइन्स के बारे में पूछेगा। हमने जब क्वेश्चन करवाए थे MTPs के तब ही क्लियर किया था कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लो, बस उसी के बेसिस पे तुम लोग को कैलकुलेशन करना है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। अलग अलग कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, अगर हम लोग एक कॉइन की बात करें तो एक कॉइन फेंकने पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि आइदर हेड और टेल। क्लियर? अगर मान लो एक की जगह हमने 2 कॉइन फेंका तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये लिखा है ना हेड और टेल। पहले इसको तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखो और राइट हैंड साइड लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड HH लिख दो हेड हेड, और राइट हैंड साइड टेल टेल लिख दो, दैट्स इट। मतलब अगर हम लोग 2 कॉइन टॉस करते हैं साथ में बेटा तो मैक्सिमम क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। देख लो इस शॉर्ट ट्रिक से वही चीज़ हुई है। क्लियर? अब 3 के लिए सिंपली क्या करोगे कि पहले इसको और इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दो, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। और यही सेम चीज़ हम लोग कहाँ लिखेंगे, राइट साइड, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। ठीक, अब तुम लोग क्या करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड हेड बढ़ा दो और राइट हैंड साइड टेल बढ़ा दो। क्लियर हो गया? मतलब अगर हम लोग 3 कॉइन साथ में फेंकें तो प्रोबेबिलिटी ये होगी। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड एंड 1 टेल, तो देखो यहाँ पे तो नहीं आया 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल एंड 2 हेड 1 टेल। बाकी सब में देख लो कि एक हेड है या फिर एक भी हेड नहीं है। तो ओवरऑल अगर 3 कॉइन फेंकें तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 आने की, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 3 बार 2 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जब हम लोग 3/8 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.375, दैट इज सी। क्लियर? ये देखो शॉर्ट ट्रिक था, अगर इस मेथड से करते हो तो एग्जाम में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड अप्लाई कर सकते हैं बेटा,
और कार्ल पियर्सन में भी, क्योंकि ये कोई छोटी छोटी वैल्यूज़ नहीं है, तो डेविएशन वाली वैल्यू लेना, दैट इज समेशन डी एक्स डी वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन डी एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन डी वाई का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद होगा, तो सिंपली इस फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर। देखो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी थी वो दी थी एक्स की 5, 6, 7, 8। देखने में बहुत लेंदी क्वेश्चन है बट है बहुत ईजी। 5, 7, 8, 7, 6, 5। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू आएगी ना तो दूसरे की खुद ब खुद आ जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे बेटा एक्स का। 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना तो मीन आएगा 6.5। और यहाँ पे भी y की भी सेम वैल्यूज़ है तो मीन ऑफ y भी कितना आएगा 6.5। अब x को जब मीन से माइनस करेंगे दैट इज 6.5, तो देखो 5 - 6.5 कितना हो जाएगा -1.5 -0.5 0.5 1.5 आएगा। अब तुम लोग देखो y माइनस मीन जब करोगे ये सारी वैल्यूज़ तो अगेन वैल्यू सेम ही आएगी, बस ये कि ऊपर 1.5 0.5 -0.5 -1.5 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें करना क्या था क्वेश्चन में कि इसका स्क्वायर चाहिए था, मतलब x माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए था, तो कितना हो जाएगा 2.25 इसका स्क्वायर 0.25 0.25 और 2.25 इसका होगा स्क्वायर बेटा। वैसे अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो सेम वैल्यूज़ ही तो आएगी, मतलब y माइनस मीन का स्क्वायर भी जब तुम लोग निकालोगे तो सेम वैल्यूज़ आएगी। देखो 2.25 0.25 0.25 2.25 इसका टोटल भी 5 है, इसका टोटल भी 5 है। क्लियर? इसके अलावा हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए थी समेशन डी एक्स डी वाई, मतलब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगेन देखो 1.5 कितना हो जाएगा 2.25, ये आ जाएगा 0.25 0.25 ये 2.25। बट ये है कि ये माइनस में वैल्यूज़ है, तो जब हम लोग समेशन करेंगे इन दोनों का तो इन दोनों के समेशन पे जो वैल्यूज़ आएगी ना बेटा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो हम यहाँ बता रहे हैं कि क्या आएगी वैल्यू 1.5 1.5 2.25 ही आएगी, पर क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा -0.25 माइनस यहाँ पे देखो 0.5 पर ये -0.5 है तो 0.25 और यहाँ पे भी -2.25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। क्लियर? इन दोनों की वैल्यू आई 5 5, इसकी आई -5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 होल डिवाइडेड बाय √5 × 5 और -5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि अंडर रूट खुलेगा तो 5 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा B -1। सीधे सीधे हमने फॉर्मूला बता दिया था, उसी पे आप लोग वैल्यूज़ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर इसमें भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछना, बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।